हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बीकॉम ऑनर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कराने जा रहा हूं। इसमें 2 लेक्चर बनेंगे जिसमें चैप्टर नंबर 3 के दोनों सारे के सारे पार्ट्स कवर हो जाएंगे। इस चैप्टर का नाम है रोल ऑफ ऑडिटर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बताया जाएगा और उसके रोल्स के बारे में भी बताया जाएगा। सो स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। आपको ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कीजिए और उस लिंक को क्लिक करने के बाद आप एक गूगल ड्राइव मोड पे पहुंच जाएंगे जिसमें आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही इजीली। सो प्लीज़ डाउनलोड द नोट्स एंड इट कुड इवन हेल्प यू इन योर स्टडीज़। सो लेट्स वी बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले इस चैप्टर नंबर 3 में रोल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस चैप्टर का नाम है। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली एक सिस्टम है या फिर स्ट्रक्चर है रूल्स का। क्या कहेंगे, ये एक सिस्टम है या फिर एक स्ट्रक्चर है रूल्स का जिसमें लॉस को प्रैक्टिस किया जाता है इजीली किसी भी फर्म के अंदर। फर्म विज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल बाय द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, और जिसको कंट्रोल कौन करते हैं, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को भी अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर किसी भी कंपनी के अंदर। सो उसे कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, रूल्स और जो लॉज हैं जब उसको सिस्टमेटिक वे में फॉलो किया जाता है किसी भी कंपनी के अंदर, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जितने भी ऑर्डर होते हैं वो सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर लेते हैं। कंपनी में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ चीज़ें अडॉप्ट करनी है, वो सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर लेते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेलेक्ट कौन करता है, वो करता है शेयर होल्डर्स जो कि इन्वेस्टर होते हैं कंपनी में। ये बता रखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजेस द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी सिचुएशन ऑफ द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मैनेज करते हैं और वो कंपनी के हर एक सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही बता रखा है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेसिकली 4 स्कोप होते हैं। स्कोप मतलब कौन कौन से पिलर्स हैं जिन पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस खड़ा हुआ है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स कह सकते हैं या फिर स्कोप कह सकते हैं। पहला है अकाउंटेबिलिटी, दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, तीसरा है फेयरनेस और फोर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर बार पेपर में मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन मांगी जाती है। एग्ज़ाम में जब कभी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूछे तो उसके साथ ये 4 पॉइंट्स ज़रूर लिखना कि व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इसमें आपको यही लिखना होगा, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जब हम किसी पर्सन को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद उसके पास थोड़ी सी अथॉरिटी भी होती है, मतलब उसके पास थोड़ी अथॉरिटी होती है काम करने की, उसे अपना काम कंप्लीट करना होता है, काम उसको आता भी है और वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है किसी काम के लिए, उसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। यही इसमें डेफिनेशन में बता रखा है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स अ सिचुएशन टू इन विच अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल एंड नीड्स टू गिव सेटिस्फैक्टरी रीजन फॉर एनीथिंग रॉन्ग इन वर्क। बता रखा है अकाउंटेबिलिटी का मतलब एक सिचुएशन जिसमें एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबल होता है और उसे सेटिस्फैक्टरी रीज़न देने होते हैं अगर कुछ काम गलत हो जाए। मींस पहले तो वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा उसको कोई भी रीज़न देना होगा, सेटिस्फैक्टरी रीज़न, मतलब उसको सुन के पता चल सके कि हाँ ये जो रीज़न दिया है वो सफिशिएंट है गलती के लिए। कभी कभार मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उसका क्या रीज़न है वो बताना होगा, फॉर एनीथिंग रॉन्ग इन द वर्क। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, कोई भी काम कर रहे हैं तो वो किसी से हिडन ना हो, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए वो वर्क हिडन ना हो कि तुम एम्प्लॉयज़ हो, तुम इस कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं जान सकते, और जो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो कंपनी के बारे में जान सकता है। तो ऐसा इनफेयर बिहेवियर ना हो और ट्रांसपेरेंट हो सारी की सारी चीज़ें। मींस एक्यूरेट डिस्क्लोजर हो सारे के सारे मटेरियल्स का, रिकॉर्ड्स का, इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर टाइमली एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस, ओनरशिप। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जितने भी मटेरियल होते हैं मैक्सिमम मटेरियल्स को डिस्क्लोज कर दिया जाता है प्रॉपरली और ओपनली सबके सामने डिस्क्लोज कर दिया जाता है, मतलब सबको दिखा दिया जाता है कि क्या क्या इस कंपनी के अंदर डाटा था और इसका क्या रिकॉर्ड है, ताकि हर एक स्टेक होल्डर को
कंपनी के में बिलीव हो सके। स्टेक होल्डर क्या होता है, फॉर एग्जांपल कंपनी में एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर जो होते हैं, कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है, कंपनी में इन्वेस्टर्स जो होते हैं, और जो लोग कंपनी से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हों और चाहे वो शॉपकीपर्स हों और कस्टमर्स हो, कोई भी हो जो कंपनी से जुड़ा हुआ है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, उसे कहते हैं स्टेक होल्डर्स। सो स्टेक होल्डर्स को प्रॉपरली सारा का सारा डाटा जब दिखा दिया जाता है उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। यही बता रखा है, मेक्स एंश्योर टाइमली एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑन ऑल मटेरियल इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन परफॉर्मेंस बोनस। तो ये कहला गया ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट है फेयरनेस। फेयरनेस क्या होता है, फेयरनेस प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ शेयर होल्डर एंड ट्रीट ऑल शेयर होल्डर इक्वली इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज हु हैव स्मॉल पार्ट ऑफ कंपनीज ओनरशिप। फेयरनेस का मतलब अच्छे तरीके से हर एक एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करना, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में हो चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में हो। तो फेयरनेस का मतलब यही होता है हर एक शेयर होल्डर का राइट भी प्रोटेक्ट करना, चाहे वो माइनर शेयर होल्डर क्यों ना हो। मतलब उसके पास चाहे कम शेयर्स हों मगर फिर भी उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। कई बार कुछ शेयर होल्डर्स के पास कम शेयर्स होते हैं जिस वजह से उनके पास कम वोटिंग राइट्स होता है, तो उस राइट को भी प्रोटेक्ट करना उसे कहते हैं फेयरनेस। सो फेयरनेस प्रोटेक्ट द राइट ऑफ शेयर होल्डर एंड ट्रीट ऑल शेयर होल्डर इक्वली इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज़। यही बता रखा है इसमें फेयरनेस में। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ईच एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू एक्ट एज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट ऑर्गेनाइजेशन एंड शेयर होल्डर। एक मैंने आपको बताया था अकाउंटेबिलिटी क्या होता है। अकाउंटेबिलिटी का जैसा ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मगर इसमें हर एक एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सिबल होता है कंपनी के अंदर। हर एक एम्प्लॉयज़ जिसके पास अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अगर कोई वो काम गलत कर देता है। ये थोड़ा बहुत सिमिलर है अकाउंटेबिलिटी से, मगर इसमें डिफरेंस यही है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है एम्प्लॉयज़ की। अगर वो काम गलती कर देता है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसकी वजह से गलती हुई है। ये सारे के सारे 4 स्कोप थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। तो इंपॉर्टेंस क्या क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। पहला इंपॉर्टेंस है ब्रिंग्स ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। मतलब कंपनी के अंदर ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी आती है। अब वो कैसे आती है मैं एक बार बता देता हूँ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंट मॉनिटरी ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। इट हेल्प द कंपनी टू मेंटेन द रूल्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ द कंपनी। इसमें बता रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी आती है। क्यों? क्योंकि ये जो है ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग को भी प्रमोट करते हैं। अगर कंपनी ट्रांसपेरेंट होगी तो उससे कोई भी एम्प्लॉय कंपनी को मॉनिटर कर पाएगा, अच्छे से जान पाएगा कि कंपनी के क्या रूल्स हैं और किस तरीके से कंपनी को ग्रोथ की तरफ ले जाना है। उसको एक एक पॉइंट का पता हो कंपनी के बारे में। अगर कंपनी के इंफॉर्मेशन या डाटा ही डिस्क्लोज ना हुआ हो तो वो कंपनी से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाएगा और कंपनी को ग्रोथ की तरफ नहीं ले जा पाएगा। यही बता रहा है। और कंपनी एम्प्लॉयज़ जो होंगे ऑनेस्ट भी नहीं होंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि इनसे डाटा शेयर ही नहीं किया जा रहा, तो वो कंपनी के लिए क्यों लायबल बने, कंपनी को क्यों अपना 100% एफर्ट दें। यही इसमें बता रहा है। तो ब्रिंग ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से आती है। नेक्स्ट है एक्सेस फॉरेन कैपिटल। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मदद से जो शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वो हमारी कंट्री के हों चाहे वो फॉरेन कंट्री के हों, और सारे के सारे इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंस मीन्स वो इम्प्रेस होते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदें और कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ाएं। अब वो कैसे बढ़ाएंगे? अगर वो शेयर खरीदेंगे तो इजीली कंपनी के पास फंड आएगा, और फंड आएगा उसके थ्रू वो शेयर्स के तो मालिक बनेंगी, साथ साथ हमारी कंपनी को भी ज़्यादा से ज़्यादा फंड मिल सकेगा। बेसिकली एक तरह का लोन होता है ये, मगर कंपनी इस लोन की मदद से अपना जो भी उसे वर्क कंप्लीट करना है वो कर पाएगी और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करनी है वो इजीली कर पाती है। सो फॉरेन कैपिटल का एक्सेस मिल जाता है, क्योंकि फॉरेनर इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो भी कंपनी के अंदर फंड इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस पे चलते हैं। वो कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर कंट्रीज़। यही बता रहा है इसमें अलग अलग कंट्रीज से फॉरेनर इन्वेस्टर जो है पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर का मतलब है ये इन्वेस्टर का राइट प्रोटेक्ट करती है। एवरी इन्वेस्टर वांट द राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बता रहा है कि इन्वेस्टर का जो राइट है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। अब ये इनके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर कुछ रूल्स होते हैं जिसके ज़रिए इन्वेस्टर अपने आप को काफ़ी सेफ फील कर पाता है। नेक्स्ट है फेयरनेस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। मैं आपको बता दूँ कि ये नोट्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए और ये नोट्स डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। फिर
उस पर क्लिक करके ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। ये सारे के सारे नोट्स जो हैं अलग अलग बुक से लिए गए हैं। एक तो एसओएल की बुक है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की बुक, उससे ये नोट्स लिए गए हैं, और थोड़े नोट्स जो हैं दूसरे रिफ्रेशर बुक है उससे लिए गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। आप प्रैक्टिस कीजिएगा इन नोट्स से और लर्न कीजिएगा और समझ भी सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उन डाउट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको। इसमें कह रहा है फेयरनेस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। कह रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर साउंड ट्रांसपेरेंट एंड क्रेडिबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो मेक अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर फॉर देयर वर्क टू इंक्रीज देयर इफेक्टिवनेस। इसमें कह रहा है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटेबिलिटी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। फेयरनेस का मतलब सच्चाई। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो उनमें काफ़ी ज़्यादा ट्रूथफुलनेस होती है। अब वो कैसे होगा, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएगी तो उस पर और लोग बिलीव कर पाएंगे, उस पर और लोग जो है इन्फ्लुएंस हो पाएंगे। वो क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को डिस्क्लोज नहीं किया था। सारे एम्प्लॉयज़ को कंपनी के रिकॉर्ड्स और डाटा को दिखा दिया जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो। मगर कुछ डाटा को फिर भी छुपाया जाता है क्योंकि उससे कंपनी को थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है। इस वजह से लिमिटेड रिकॉर्ड को छोड़ के बाकी ज़्यादातर रिकॉर्ड जो है कंपनी का डिस्क्लोज कर दिया जाता है हर एक एम्प्लॉयज़ और हर एक स्टेक होल्डर के सामने। स्टेक होल्डर मैंने बताया रखा है। स्टेक होल्डर का मतलब वो कंपनी से जो जुड़े हुए किसी भी तरह के लोग हैं, चाहे वो सप्लायर की फॉर्म में हो, चाहे वो कस्टमर की फॉर्म में हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हों, चाहे वो कंपनी के शेयर होल्डर हों, और चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, उसे कहते हैं स्टेक होल्डर। सो स्टेक होल्डर भी बिलीव कर पाते हैं सारे के सारे कि कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है यही बता रखा है इसमें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो मेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर फॉर देयर वर्क टू इंक्रीज देयर इफेक्टिविटी। और मैनेजर्स जो होते हैं वो अपना काम करते हैं इस तरीके से कि उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। ये इसमें बता रखा है। नेक्स्ट है इंक्रीज गुडविल एंड मार्केट रेपुटेशन। इसमें कह रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है इंपॉर्टेंट है किस लिए, टू इंक्रीज गुड विल एंड मार्केट रेपुटेशन। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मदद से गुडविल भी बढ़ती है। अब वो कैसे बढ़ती है, जैसे मैंने बताया कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, उससे कंपनी की कैपिटल बढ़ जाती है। कंपनी की कैपिटल जैसी बढ़ेगी तो धीरे धीरे कंपनी की गुडविल भी बढ़ने लगेगी, और गुडविल बढ़ने से कंपनी को प्रॉफिट होगा, चाहे इन टर्म्स ऑफ उसकी एसेट बढ़ जाए और चाहे उसकी कंपनी की कैपिटल तो बढ़ी रही है क्योंकि अदर इन्वेस्टर्स जो हैं कंपनी के अंदर शेयर बाय कर रहे हैं। तो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंक्रीज गुडविल एंड मार्केट रेपुटेशन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मदद से कंपनी की गुडविल बढ़ जाती है और मार्केट रेपुटेशन भी बढ़ जाती है। एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ राइट, द एफिशिएंसी ऑफ कंपनी, राइट डिसीजन एक्सेट्रा। कंपनी की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाती है। कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके राइट्स भी बढ़ जाते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मदद से। नेक्स्ट है एनहेंसिंग कंपनी वैल्यूएशन। अब बता रहा है improved management accountability, good market reputation and transparency fulfill the investor need and confidence in the company. This is increases the value of company in the market. ये भी वही बता रहा है कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है, कंपनी की जो वैल्यू है वो मार्केट के अंदर बढ़ जाती है। अब वो वैल्यू कैसे बढ़ती है, सिंपली इसने भी वही बताया है कि कंपनी के अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अकाउंटेबल होंगे, मैनेजमेंट अगर इम्प्रूव हो जाएगा और मार्केट में रेपुटेशन अगर बढ़ जाएगी तो बेसिकली कंपनी की वैल्यू भी इजीली बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी की गुडविल बढ़ रही है तो उससे एसेट बढ़ेगी और एसेट बढ़ेगी तो वैल्यूएशन बढ़ेगी, वही बता रखा है इसमें। नेक्स्ट है ग्रोइंग नंबर ऑफ स्कैम्स। अगर आपको मैं फिर बता दूं कोई भी डाउट हो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। आपके डाउट में फ्यू आवर्स के अंदर चेक करके दोबारा से आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से भी इस चैनल को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। इसमें बता रहा है ग्रोइंग नंबर्स ऑफ स्कैम। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस द्वारा संचालित नहीं होती, मतलब कंपनी अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के द्वारा आगे नहीं चलाई जाती तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कैम्स हो रहे थे। जैसे बता रखा है पहले जब कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तरीके को यूज़ नहीं करती थी तो बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते थे। वही बता रहा है मिसयूज़ एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक मनी आर हैपनिंग एवरीवेयर।
ये बता रहा है मिसयूज़ और मिस एप्रोप्रिएशन होता था पब्लिक के पैसा का, क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डर्स के थ्रू शेयर होल्डर पैसा इन्वेस्ट करते थे कंपनी में और कंपनी जो चाहे उस पैसे का कर सकती थी। मगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कंपनी के पास ये पावर नहीं होती कि उस पैसे का कैसे भी यूज़ कर ले, गलत तरीके से यूज़ करे, कुछ इलीगल तरीक़ों में उस पैसे को यूज़ करे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पहले अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अगर वो तरीके को नहीं मानेगी तो ऐसा कर पाती थी। लेकिन अब इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनीज़ शेयर क्या कहते हैं शेयर कैपिटल के अंदर लिस्टेड हैं, शेयर प्राइस के अंदर लिस्टेड हैं, जो अपनी कंपनी के शेयर लोगों को इशू करती हैं, उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू कंपनी को चलाना मैंडेटरी है कि अपनी कंपनी को गवर्न करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू, यही इसमें बता रखा है। सो अब जो नंबर ऑफ़ स्कैम्स हैं वो कम हो गए हैं, लेकिन जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं था तो नंबर ऑफ़ स्कैम्स बढ़ रहे थे। ये है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैं आपको बता दूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के और इंपॉर्टेंस जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, वो भी मैक्सिमम तरीके से तो बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वो इंपॉर्टेंस से काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आप कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप इंपॉर्टेंस याद कर रहे हैं वही इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख देना, मार्क्स नहीं कटेंगे। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो मैंने इसको डीपली तरीके से नहीं बताया क्योंकि इंपॉर्टेंस ज़्यादा ज़रूरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह आपने बता रखा है इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो। तो बात कर लेते हैं डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट की। तो डिसिप्लिन का मतलब हर एक एम्प्लॉय जो है कंपनी के अंदर और डिसिप्लिन तरीके से काम करता है, और कमिटमेंट का मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ है कंपनी के अंदर और कंपनी जो है वो कमिटमेंट करती है कि कोई प्रोडक्ट वो कब तक लॉन्च कर देगी और वो प्रोडक्ट में कितने टाइम तक इनोवेशन होगा, कितने टाइम तक उसमें डेवलपमेंट होगी, ये कमिटमेंट होता है। तो कंपनी कमिटमेंट करती है एम्प्लॉयज़ से, स्टेक होल्डर से और कस्टमर से कि कब तक वो कंपनी डेवलपमेंट करेगी, और डिसिप्लिन तरीके से काम करने का फर्ज किसका होता है, एम्प्लॉयज़ का। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया पहला। दूसरा है फेयरनेस टू एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर। जितने भी एम्प्लॉयज़ और कस्टमर होते हैं उनकी तरफ फेयरनेस तरीके से काम करती है कौन, कंपनी। मतलब वो कुछ डाटा जो है वो छुपाती नहीं है, कंपनी का जो हक है, राइट है, वो राइट नहीं मारती, उनको प्रॉपर तरीके से रिवॉर्ड मिलता है। अगर कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं उनको कंपनसेशन मिलता है, उनको बोनस मिलता है। और ये कह रहा है जो कस्टमर्स हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा एक भरोसा, गुडविल जनरेट हो जाती है कंपनी की तरफ टूवर्ड्स, क्योंकि कंपनी फेयरनेस तरीके से काम कर रही होती है। सो ये है एक कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी एंड इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो इसमें बता रहा है कंपनी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है वो ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब कोई भी पर्सन जो है वो कंपनी की बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में सर्च कर सकता है इजीली, और उसको पता लगा सके, कंपनी की एक वैल्यूएशन ले सकता है कि कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है। और लास्ट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी का वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंपनी की थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि थोड़ा बहुत डोनेशन करे मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, और वो किसी तरीके का फ्रॉड ना करे। कोई कंपनी जो है फ्रॉड ना करे अपने जो कस्टमर्स है उनमें। अगर वो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उनका एक गुडविल जनरेट होता है कंपनी पे, वो उन कस्टमर्स से कोई फ्रॉड ना करे, कोई गलत प्रोडक्ट उनको ना दे। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे कस्टमर्स का कोई नुकसान ना हो। ये एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बेसिकली मैंने जैसे बताया इंपॉर्टेंस को भी कैरेक्टरिस्टिक्स के तरीके पे। सो बात करते हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर के अंदर। ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं बता देता हूँ इसका मतलब होता क्या है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब बेसिकली ये है कि कंपनी और उसके स्टेक होल्डर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव कैसे करते हैं, ये उसे कहते हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बेसिकली इसमें भी वही जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रूल्स होते हैं उसे सिस्टमेटिक तरीके से सारे लोगों को फॉलो करना होता है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो चाहे वो मैनेजमेंट हो, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मगर इस गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर एक जो स्टेक होल्डर्स हैं और कंपनी है उनके बीच के रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करते हैं। अब स्टेक होल्डर क्या होता है, स्टेक होल्डर मैंने पहले ही बता रखा है कि जो भी कंपनी से किसी भी तरीके से रिलेटेड हो, लिंक्ड हो, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली, उसे कहते हैं स्टेक होल्डर। फॉर एग्जांपल सप्लायर्स, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर्स, एम्प्लॉयज़, टॉप लेवल मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स
और बैंक्स जो कंपनी को लोन दे रहे हैं वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, कस्टमर्स, क्योंकि ये सारे के सारे कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड लिंक्ड हैं, इसलिए रिलेटेड हैं, इस वजह से इसे कहते हैं स्टेक होल्डर्स। सो स्टेक होल्डर्स और कंपनी के बीच में एक लिंक्ड जो है एक रिलेशन जो है उसको इम्प्रूव किया जाता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। उसे कहते हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मींस सिस्टमैटिक तरीके से जितने भी कंपनी हैं वो रूल्स को तो फॉलो कर रही है, मगर अपनी कंपनी के अंदर स्टेक होल्डर्स को और कंपनी के रिलेशन को इम्प्रूव कर रही है। इसे कहते हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और इसमें बता रहा है कंपनी सिस्टम ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल इज टुवर्ड द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी। और ये भी कह रहा है कि इन स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट की तरफ जब कंपनी काम करती है उसे कहते हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैंने वही बताया, स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट की तरफ मतलब कस्टमर्स को अच्छा सामान देना लो रेट्स में अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना, और इन्वेस्टर्स को ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कराना। अगर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न पे उनको प्रॉफिट कमा के देना, और बैंक जो लोन दे रहे हैं उनको टाइम टू टाइम रिपे कर देना, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोनस देना, और उनका प्रमोशन करना, बेसिकली उनको रिवॉर्ड देना। ये स्टेक होल्डर के बेनिफिट में जब कंपनी काम करती है उसे ही कहते हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब कहते हैं, बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो बेसिकली ये कंपोनेंट्स जो हैं वो पूरी तरीके से सेम ही हैं लगभग कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंपोनेंट्स क्या थे? पहला कंपोनेंट था अकाउंटेबिलिटी। मैं आपको बता दूँ जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर स्कोप था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जो पिलर्स की बात जो की थी मैंने, वो कंपोनेंट्स से बिल्कुल सेम मिलते हैं। कंपोनेंट्स और जो स्कोप हैं वो सेम टू सेम है। इंडिपेंडेंस हो गया, चाहे ट्रांसपेरेंसी, चाहे फेयरनेस, चाहे अकाउंटेबिलिटी, वो सारे के सारे सेम टू सेम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। तो बेसिकली कंपोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में यहाँ पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा है, वो बेसिकली पूरी तरीके से मिलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। पहला है इंडिपेंडेंस, दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, तीसरा फेयरनेस, चौथा अकाउंटेबिलिटी और पांचवा रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इंडिपेंडेंस का मतलब है फॉर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वेल इन्फॉर्म्ड एनर्जेटिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर with majority of independent director is required who can take all the decision objectively in the best interest of the company। कह रहा है वेल इन्फॉर्म्ड एनर्जेटिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो डिसीजन ले सकते हैं किसके टूवर्ड्स में, कंपनी के टूवर्ड्स में, मतलब कंपनी की ग्रोथ के टूवर्ड्स में। वेल एनर्जेटिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कुछ लोग जो होते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट से भी जाते हैं, मतलब जो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनमें से भी कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है ताकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक मेंबर बने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई एक पर्सन नहीं होता ना, 5 से 6 लोगों का ग्रुप होता है, या फिर उससे ज़्यादा लोगों का भी ग्रुप हो सकता है जो कंपनी को रन करते हैं और कंपनी को आगे ले आते हैं। तो बेसिकली एम्प्लॉयज़ के अंदर से भी एम्प्लॉयज़ के अंदर से भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मेंबर को सेलेक्ट किया जाता है ताकि एम्प्लॉयज़ को भी एक बिलीव बना रहे कि कंपनी उनके बेनिफिट के टुवर्ड्स काम कर रही है। सो ये एक कंपोनेंट, एक इंडिपेंडेंस तरीके से कंपनी जब काम करती है और क्लियरली कंपनी की ग्रोथ की तरफ काम करती है उसे कहते हैं एक कंपोनेंट जिसका नाम है इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब मैंने पहले ही बता रखा है, जब अपने कंपनी पूरा रिकॉर्ड्स को क्लियरली डिस्क्लोज करती है, फुल इन एक्यूरेट टाइमली फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, मतलब कंपनी अपने डाटा को पूरी तरीके से डिस्क्लोज करती है, उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट है फेयरनेस। फेयरनेस में कह रहा है कंपनी शुड टेक फेयर एंड बैलेंस डिसीजन टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ all stakeholder of the company, the right of each group of stakeholder must be recognized and respected। फेयरनेस का मतलब कंपनी जब स्टेक होल्डर्स के टूवर्ड में सही डिसीजन लेती है और उनसे कोई एक अनबायस तरीके से काम नहीं करती, किसी सब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बैलेंस तरीके से उनको पेमेंट वेज देते हैं, वेज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग उन सभी को वेज देते हैं। अगर वो उसका कोई रिलेटिव है या फिर कोई उसका वो ख़ास रिलेशन में है तो इस तरीके से उसको ज़्यादा पेमेंट नहीं देते, उन सभी को वेज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग बैलेंस्ड और फेयर वेज देना एम्प्लॉयज़ को, और स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट में काम करना, उसे कहते हैं फेयरनेस। सो ये भी एक कंपोनेंट है, मैंने पहले ही बता रखा है कंपोनेंट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, और गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो पिलर्स हैं, स्कोप हैं, वो सेम टू सेम ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। सो अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? पीपल हु मेक डिसीजन इन कंपनी मस्ट बी इन अकाउंटेबल फॉर द डिसीजन एंड मैकेनिज्म
must exist to allow an appropriate level of responsiveness and accountability to stakeholder। अकाउंटेबिलिटी का मतलब सेम टू सेम वही है कि जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल तो हैं ही, उनको थोड़ी अथॉरिटी दी जाती है, उनको काम करना सिखाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि कंपनी के बेनिफिट के तौर वो काम कर सकें। और उसके साथ साथ जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं किसी भी गलती के लिए, क्योंकि उनको ट्रेनिंग मिली हुई है और उनके पास अथॉरिटी पावर भी है, थोड़ी सी अथॉरिटी भी है। इस वजह से अगर वो कोई भी गलती होती है तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी काम में गलती के लिए। सो ये बेसिकली अकाउंटेबिलिटी कहलाती है, यही बता रखा है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम टू सेम वैसा ही है थोड़ा बहुत। इसमें बता रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स मैनेजमेंट मस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिहेवियर एंड एग्जिस्ट मैकेनिज्म फॉर पेनलाइजिंग मिसमैनेजमेंट। कह रहा है अगर उनसे कोई मिस्टेक होती है सो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और उनको पेनलाइजिंग मिसमैनेजमेंट के तरीके से उनको पनिशमेंट भी दी जाती है। मीन्स अगर उनसे कोई गलती हो और वो ज़्यादा अमाउंट में हो तो उनको उसके टूवर्ड्स पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट मीन्स उनको इस बार का बोनस नहीं मिले या फिर उनको जो रिवॉर्ड मिलता है वो ना मिले। ये एक तरीके का पनिशमेंट का तरीके का एक फॉर्म है जिसमें एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं कि आपको अगर सही तरीके से आप अपना फुल एफर्ट दोगे और सही काम करोगे तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर गलत काम करेंगे तो पनिशमेंट भी मिलेगी। ये एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पाँच कंपोनेंट्स थे। ठीक है, अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये आज की वीडियो का एक लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इसी चैप्टर का एक सेकंड पार्ट भी बनेगा जिसमें ये चैप्टर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो। जो पहला बेनिफिट है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वो है विनिंग एंड रिटेनिंग द इन्वेस्टर। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस द बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग स्टेक होल्डर एज वेल एज प्रोस्पेक्टिव स्टेक होल्डर। इसमें बता रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा जीतना, ये एक बेनिफिट है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, क्योंकि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सारा का सारा डाटा डिस्क्लोज़ कर देते हैं। तो इन्वेस्टर बेसिकली पहले अपने ऑडिटर के थ्रू या फिर खुद ही कंपनी के डाटा को चेक करता है और उसके बाद बिलीव कर पाता है कि जो इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रखे हैं वो सही हैं, और उसके बाद वो पैसा इन्वेस्ट करता है कंपनी के अंदर। वही बता रहा है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस बिल्ड कॉन्फिडेंस। उनके थ्रू कॉन्फिडेंस जनरेट होता है शेयर होल्डर का और स्टेक होल्डर्स का। स्टेक होल्डर्स सप्लायर्स हो गया, कस्टमर्स हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गए, टॉप लेवल मैनेजमेंट, शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर स्पेसिफिकली शेयर होल्डर की बात कर रहा है। सो बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं बता दूं नेक्स्ट जो बेनिफिट है इसका गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वो है एक्विजिशन एंड रिटेंशन ऑफ टैलेंट। एक्विजिशन का मतलब चूज़ करना और रिटेंशन का मतलब लंबे समय तक कंपनी के अंदर रहना, उसे कहते हैं रिटेंशन। और एक्विजिशन का मतलब सिलेक्शन। अब टैलेंट का सिलेक्शन और उनको लंबे समय तक अपनी कंपनी के अंदर काम कराते रहना, ये गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हो पाता है। क्यों? क्योंकि अगर टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं, टैलेंटेड और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर हैं, तो वो उनको हायर सैलरी चाहिए होती होगी। हायर सैलरी और हायर वेज चाहिए तभी वो जाके काम करेंगे। इसलिए हायर सैलरी और हायर वेज बेसिकली गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में दे पाते हैं, क्योंकि अगर कंपनी के पास फंड ही नहीं होगा तो वो कैसे एम्प्लॉयज़ को हायर पे करेगी। और हायर पे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में दे ईजिली दे पाते हैं, क्योंकि कंपनी का यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव स्टेक होल्डर का बेनिफिट ही है। तो यही बता रखा है कंपनी एम्प्लॉयज़ को हायर पे करती है, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को हायर पे करती है, उनको सेलेक्ट करती है, जिस वजह से एम्प्लॉयज़ लंबे समय तक हमारी कंपनी में बने रहते हैं। नेक्स्ट है इनोवेशन। कंपनी हैव टू बी कम्पिटिटिव एंड इनोवेटिव फॉर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड सुपीरियर सर्विसेज। इसमें कह रहा है कंपनी को कॉम्पिटिटिव और इनोवेटिव रहना पड़ेगा और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट जो हैं देने पड़ेंगे, जिससे कि वो सुपीरियर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। समझ में आ रहा है आपको? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दूसरी बात, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड से भी शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू। इसमें अब बात करते हैं इनोवेशन की। तो इनोवेशन में कह रहा है कंपनी को कम्पिटिटिव और इनोवेटिव होने के लिए बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और ताकि वो सुपीरियर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, सभी से बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, सबसे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है हायर फर्म वैल्यूएशन। हायर फर्म वैल्यूएशन में कह रहा है कि कंपनी के जो शेयर की प्राइसेस हैं, मैंने पहले ही बताया
बताया है, कंपनी का जो डाटा है अगर वो डिस्क्लोज़ हो जाएगा, अगर कंपनी का इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे शेयर होल्डर या इन्वेस्टर भरोसा करेगा और कंपनी डाटा को डिस्क्लोज़ करेगी फुल और एक्यूरेट तरीके से, तो उससे क्या होगा, कंपनी के अंदर पैसा बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ेगी, गुडविल भी बढ़ेगी। तो ये एक बेनिफिट है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। नेक्स्ट है पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज में बेसिकली कह रहा है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ कंपनी हेल्प टू इम्प्रूव गुडविल एंड बिल्ड ब्रांड इमेज। कह रहा है गुड जो कंपनी के अंदर जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उससे कंपनी की गुडविल भी बढ़ती है और ब्रांड इमेज भी बढ़ती है। सेम टू सेम वही जो मैंने पहले कहा था, कंपनी की गुडविल बढ़ती है और कंपनी की ब्रांड इमेज बढ़ती है। उसमें बता रहा था फर्म की वैल्यूएशन बढ़ती है, फर्म की वैल्यूएशन एसेट की बढ़ने की वजह से बढ़ती है। ठीक है, लास्ट 6 पॉइंट है मार्केट पोजीशन। मार्केट पोजीशन भी कंपनी की बढ़ती है क्योंकि कंपनी की रेटिंग बढ़ती रहती है। अब कंपनी की रेटिंग कैसे बढ़ेगी, अगर कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट अर्न करेगी और शेयर होल्डर्स को ज़्यादा रिटर्न देगी तो कंपनी की रिटर्न बढ़ेगी और रेटिंग बढ़ेगी तो उससे कंपनी की पोजीशन भी बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी की यहाँ पे एसेट भी बढ़ रही है, उसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या थे बेनिफिट्स थे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कुछ ही घंटों में दे दूंगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 3 थ्योरीज़ ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की और मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर का जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कई बार पूछता है। ठीक है, सो आप को आई होप आप समझ में आ रहा हो। कोई भी डाउट हो चैनल में आप कमेंट में पोस्ट कर देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू देखने के लिए।